हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल। रोड कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो होती है क्वालिटी रोड की। तो रोड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हाईवे डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको एंड में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे देख रहे हो आप, ये क्रॉस सेक्शन है हमारे रोड का। एक ओल्ड रोड का अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अगर हम टॉप विड्थ की बात की जाए टोटल रोड वे की, तो ये 7.5 मीटर इसकी विड्थ है, जिसमें से 3.75 आपका कैरिएज वे है एंड 1.875 के शोल्डर की विड्थ है। अगर रोड के ऊपर क्रस्ट देखा जाए तो इसके आपको 20 mm की एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट OGPC है, जिसमें कि बी टाइप का सील किया जाएगा, और उसके नीचे आपको WM की 150 mm मोटी परत है, और उसके नीचे GSB का 150 mm का लेयर लिया गया है, जिसके नीचे कि हमारा सबग्रेड है सिलेक्टेड सॉइल्स का, जिसकी थिकनेस 300 mm रखी गई है। और ये अपग्रेडेशन हम एक पुराने रोड का कर रहे हैं, जिसकी हमें अपग्रेड करना है। तो देखते हैं अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आगे। और अगर इसमें हार्ड शोल्डर देखते हैं तो हार्ड शोल्डर 170 mm की थिकनेस के हार्ड शोल्डर लिए गए हैं, और उसके नीचे अर्थन शोल्डर लिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्बैंकमेंट मटेरियल। गैस रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो हमारी एम्बैंकमेंट लेयर कहलाती है, जो कि हमारे रोड का सबसे निचला हिस्सा होता है। अब एम्बैंकमेंट लेयर के लिए हमें मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया गया कि मटेरियल यूज्ड इन एम्बैंकमेंट shall be soil, muram, sand, gravel or a mixture of these material which are capable of being compacted as per the specifications। तो एम्बैंकमेंट में हमारा क्या क्या मटेरियल हो सकता है, वो हो सकता है सॉइल, मुरम हो सकती है, सैंड ग्रेवल हो सकता है, और मिक्सचर। इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर भी हम एम्बैंकमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो बात है लिक्विड लिमिट। एम्बैंकमेंट के लिए लिक्विड लिमिट जो है वो 70 से कम होना चाहिए, यानी मटेरियल का जो लिक्विड लिमिट है वो 70% से कम होना चाहिए। और PI यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हमारा 45 से कम होना चाहिए, एंड फ्री स्वेलिंग इंडेक्स 50 से कम होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम जो मटेरियल एम्बैंकमेंट के लिए यूज़ करेंगे उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, जो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल फॉर द एम्बैंकमेंट शैल बी मोर देन 14.4 kilonewton per cubic meter up to 3 meter height embankment, 15.2 kilonewton per cubic meter of embankment for more than 3 meter height। इस बात को समझते हैं, क्या कह रहा कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल फॉर द एम्बैंकमेंट शैल बी मोर देन 14.4 किलोमीटर। इस लाइन को समझते हैं। ये कह रहा है कि जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं तब जो सॉइल हम यूज़ करते हैं उस सॉइल का कॉम्पैक्टेड कंडीशन में उसकी जो डेंसिटी है वो 14.4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर कॉम्पैक्टेड बेड का
जो वज़न है वो 14.4 किलो न्यूटन होना चाहिए। ये तो उस कंडीशन में बात है जब हम बेड बनाते हैं, और अगर बेड की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर उसकी डेंसिटी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है मैक्सिमम साइज़। तो मैक्सिमम साइज़ जो एम्बैंकमेंट के लिए परमिटेबल है एज पर कोड, वो 75 mm है। और यूनिट वेट ऑफ एम्बैंकमेंट मटेरियल यूज्ड इन द सब ग्रेड शैल बी मोर देन 16.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एम्बैंकमेंट के लिए जो सब ग्रेड का मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसमें उसकी जो डेंसिटी हो 16.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। देखिए, जो अर्थवर्क है उसके अंदर 14.4 किलो न्यूटन थी, और इसके अंदर जब हम सबग्रेड यूज़ करते हैं तो उसका 16.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। और मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए वो 50 mm होना चाहिए सब ग्रेड में, और एम्बैंकमेंट में उनका 75 mm तक का मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए हमारे सब ग्रेड, हमारे जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका। थोड़ी और बातें की जाए तो एम्बैंकमेंट के अंदर की जो लिक्विड लिमिट है वो 70 से कम होनी चाहिए, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 45 से कम होना चाहिए, और स्वेलिंग इंडेक्स 50 से कम होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। और साइज़ की बात की जाए तो एम्बैंकमेंट के लिए 75 mm से छोटा होना चाहिए, और सब ग्रेड के लिए 50 mm से छोटा होना चाहिए। MDD अगर हम अर्थवर्क की MDD की बात की जाए एम्बैंकमेंट की तो 1.44 ग्राम पर सीसी, और सब ग्रेड की MDD 1.65 ग्राम पर सीसी होनी चाहिए, और 1.52 एम्बैंकमेंट के अगर 3 मीटर से अधिक होता है तो। एम्बैंकमेंट का जो कॉम्पैक्शन होता है, फील्ड कॉम्पैक्शन, जो हम बेड बनाने के बाद जो चेक करते हैं उसको, तो 98% हमारा आना चाहिए अर्थवर्क के केस में, और एम्बैंकमेंट के केस में हमारा 100% अचीव होना चाहिए कॉम्पैक्शन। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी रोड की सेफ्टी के लिए है कि जो हमारा बोरो पिट है, अगर हम पास से ही अगर सॉइल बोरो करके रोड के एम्बैंकमेंट में डाल रहे हैं तो वो मिनिमम हमारे रोड की टो से 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। यानी कि हमारा रोड का जो क्रॉस सेक्शन है, ये जैसे आप देख रहे हो, ये जो अप्रूव्ड सॉइल लिखा है जो हमारी टो आ रही है इससे 1.5 मीटर दूर हमारी वो बोरो पिट होना चाहिए एटलीस्ट। और टॉप सॉइल 150 mm स्ट्रिप्ड स्प्रेड बैक। इसका मतलब है कि हमारी जो सॉइल है जिसके ऊपर हम रोड बनाएंगे, जो हमारा OGL लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल जो है, उसका 150 mm की स्ट्रिपिंग हमें करना चाहिए। यानी कि जो 150 mm की जो सॉइल है हमें हटा के बेड बनाना स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वाटर उसके अंदर हमारा ±2% OMC का यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का हो सकता है। और स्टैटिक रोलर से अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टैटिक रोलर से हमें 150 mm की लेयर यूज़ कर लेनी पड़ेगी, और अगर वाइब्रेटरी रोलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें 200 mm से ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लेना चाहिए। यानी कि हम जो अर्थवर्क करते हैं तो उसमें अगर स्टैटिक रोलर जिसमें के 3 व्हील्स होते हैं, अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी लेयर की मोटाई 150 mm से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें 200 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं लेना चाहिए। और ओवरलेप 1:2 विड्थ, वो हाफ विड्थ। जो ओवरलेप की बात की जा रही है, तो ओवरलेप का मतलब जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तब हमारे रोलर का 1/3 हिस्सा जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर रन करना चाहिए। इस तरह से हमें रोलिंग करनी चाहिए। अब मेथोडोलॉजी ऑफ अर्थवर्क की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें रोड की क्लियरिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर जो भी अनवांटेड रूट्स हैं, श्रब्स है या ट्रीज है, उन सबको हटा देना चाहिए साइड पे से। और हमें 150 mm की सॉइल की स्ट्रिपिंग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा बेड प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो मार्क द लिमिट ऑफ एम्बैंकमेंट बाय फिक्सिंग better packs and marking toe line on both sides at the regular interval reference to the center line of the road। उसके बाद हमें रेफरेंस पिलर जो हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर चैनल लिखी जाती है और एम्बैंकमेंट का लेवल मार्क किया जाता है। हमें हर एक इंटरवल 100 मीटर्स या 50 मीटर्स के इंटरवल पे हमें इस चीज़ को शो करना है। The embankments will be built sufficiently wider than the formation width by about 30 300 mm to ensure proper compaction of the edge। यानी कि हमारा जो एम्बैंकमेंट की जो टो लाइन है उसे हमें 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना, जिससे कि हमारा कॉम्पैक्शन प्रॉपरली हो एज पर। एज के ऊपर हमारा कॉम्पैक्शन प्रॉपरली तरीके से हो जाए। अब अगर फाउंडेशन फॉर एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, so it shall be prepared after removal of the topsoil. The ground shall be leveled and if necessary watered and rolling as well compacted surface for placement embankment। यानी कि जब भी हम ग्राउंड लेवल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें जो ग्राउंड सरफेस है उसके टॉप की जो सॉइल है उसे रिमूव करना चाहिए और जो ग्राउंड लेवल है उसको सफिशिएंटली लेवल करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें उसकी वाटरिंग और रोलिंग भी अच्छी तरीके से करके उसके कॉम्पैक्शन करना चाहिए। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा यूज़ ऑफ बोरो पिट्स फॉर एम्बैंकमेंट मटेरियल along the road shall be discouraged if permitted। The depth shall not be more than 1 meter and the depth shall be so regulated that their bottom shall not cut by imaginary line। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो जो हम रोड के साइड में जो ड्रेनेज बनाते हैं वो ड्रेनेज हमें 1 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं खोदनी चाहिए। और दूसरा जो होता है कि 1:4 का रेशियो के हिसाब से हमें उसको रोड की टो लाइन से दूर करना चाहिए, जिससे कि वो हमारा जो टो लाइन है उसको कट ना करे और रोड का जो लोडिंग प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना करे। जो हम रोड के साइड से जो ड्रेन कच्ची नाली खोदते हैं उसके बारे में बताया गया कि वो जो नाली है वो रोड की टो लाइन से एटलीस्ट 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। The embankment material shall be spread in layer from toe to toe
टू फॉर्म अ कॉम्पैक्टेड लेयर थिकनेस नॉट एक्सीडिंग 150 mm। इसमें वही बात बताई गई है कि अगर हम जो एम्बैंकमेंट मटेरियल को हमें लेयर टू लेयर स्प्रेड करना चाहिए, वो भी किस तरह से कि अगर हम स्टैटिक रोलर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी लेयर की थिकनेस 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ कर रहे हैं तो 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ईच लेयर सेल बी कॉम्पैक्टेड टू 98% स्टैंडर्ड। प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट जो किया जाता है वो साइट के ऊपर किया जाता है और वो कॉम्पैक्शन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो एम्बैंकमेंट के केस में हमारा 98% हमारा कॉम्पैक्शन मिलना चाहिए हमें, और सबग्रेड के केस में 100% मिलना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर शैल बी ऑब्टेन्ड फॉर ईच फिनिश्ड लेयर। और हर एक लेयर फिनिश होने के बाद हमारे जो इंजीनियर इन चीफ होते हैं उनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। वाइडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट with slopes steeper than 1 vertical to 4 horizontal benches shall be cut in the existing slopes। इसका मतलब है कि जो हम अगर वाइडनिंग करते हैं एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट की विद द स्लोप स्टीपर देन 1 वर्टिकल, यानी 1:4 के स्लोप के अंदर हमें उसको मेंटेन करना है, उसकी बेंचेस को, जो एग्जिस्टिंग स्लोप है उसको कट नहीं करना। और सरफेस रेगुलरिटी ऑफ फिनिश्ड अर्थवर्क सरफेस, जो सरफेस की रेगुलरिटी को चेक करने के लिए हमें 3 मीटर स्ट्रेट एज आपने देखा होगा, हम जो कैमर चेक करने के लिए पट्टी यूज़ करते हैं उसको हम स्ट्रेट एज कहते हैं। एंड shall not be more than 20 mm in longitudinal and profile and 15 mm in the cross profile। जब हम स्ट्रेट एज से उसको चेक करते हैं तो 3 मीटर के अंदर हम 20 mm का जो वेरिएशन है वो परमिटिबल होता है, और क्रॉस प्रोफाइल में 15 mm का इरेगुलरिटी वो परमिशिबल होती है ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्टिंग ऑफ अर्थवर्क मटेरियल प्रियर टू कंस्ट्रक्शन, जो हमारा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अर्थवर्क के लिए, उसे यूज़ करने से पहले हमें किस किस तरह की टेस्ट वो लगाने पड़ते हैं। तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय सीप एनालिसिस, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ड्राई डेंसिटी यूजिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट या ड्राई डेंसिटी OMC, रिलेशनशिप ऑफ फाइंडिंग आउट द MDD और फ्री स्वेलिंग इंडेक्स। ये सारे टेस्ट हमें उस मटेरियल को रोड में यूज़ करने से पहले किए जाने चाहिए। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर हम जो सॉइल 3 इक्वल लेयर में हम फिल करते हैं और उसे 2.6 किलोग्राम के हैमर से फ्री फॉल करते हैं, जिसका कि 31 सेंटीमीटर्स के हाइट से उसको फ्री फॉल किया जाता है। एंड 25 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लो ऑन ईच लेयर, और हर एक लेयर पर 25 ब्लो लगाते हैं। टेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन consist of placement moisture content at least 3 tests daily for each kilometer। इसका मतलब है कि हमें जो मॉइस्चर कंटेंट हैं कंसिस्ट ऑफ प्लेसमेंट मॉइस्चर कंटेंट एट लीस्ट 3 टेस्ट डेली, यानी हम मॉइस्चर कंटेंट के कम से कम 3 टेस्ट डेली लगाने चाहिए इन पर किलोमीटर। इंस्टीट्यूट डेंसिटी मेजरमेंट फॉर कॉम्पैक्शन एट लीस्ट 3 टेस्ट डेली पर किलोमीटर, इनकी जो कॉम्पैक्शन टेस्ट के भी हमें 3 टेस्ट डेली लगाना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर। एम्बैंकमेंट एंड 4 सबग्रेड टेस्ट फॉर 300 मीटर लेंथ फॉर ईच पार्ट ऑफ देयर ऑफ।
एंड सब ग्रेड के केस में हमें 300 मीटर के अंदर एक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थवर्क। अब हमारा कॉम्पैक्शन करने का पर्पस क्या होता है? कॉम्पैक्शन करने का पर्पस हमारा यही होता है कि टू इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल बाय इंक्रीजिंग इट्स डेंसिटी टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट अंडर लोड्स दैट में बी अप्लाइड टू इट। पहला तो हमारा पर्पस ये होता है कि जो भी हम सॉइल या फिर मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम, है ना, उसको प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इनफ, उसे पर्याप्त सुदृढ़ बनाने के लिए, जिससे कि जो कि उसके ऊपर आने वाले लोड को की वजह से डिस्प्लेसमेंट को या किसी मूवमेंट को सह सके। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड बाय कॉम्पैक्शन आर, और जो हमारी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है जो कि हम कॉम्पैक्शन के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी हम जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाने जा रहे हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फिल्स और इम्परमिएबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, यानी कि हमने कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट करें। अगर हम एफर्ट कम करेंगे या फिर रोलिंग कम टाइम करेंगे तो हमारा कॉम्पैक्शन कम आएगा, जिससे कि हमारी कॉम्पैक्शन अफेक्ट होगा। दूसरा, मॉइस्चर कंटेंट, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट ना मिलने के कारण हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर एमडीडी कंडीशन पे नहीं आ पाएगा और हमें उसकी फील्ड ड्राई डेंसिटी नहीं मिलेगी। तीसरा जो है वो है सॉइल टाइप, हमारी सॉइल किस तरह की हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करेगी। दूसरा, कॉन्टैक्ट प्रेशर में, यानी कि हम किस तरीके से रोलिंग करी गई है, रोलिंग फास्ट की गई है या स्लो की गई है, इस चीज़ से भी हमारा कॉम्पैक्शन इफेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पासेस, हमने नंबर ऑफ पासेस रोलर के कितने लगाए हैं, उससे हमारा कॉम्पैक्शन इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ रोलर स्पीड, रोलर की जो स्पीड है वो क्या रखी गई, इस चीज़ से हमारा कॉम्पैक्शन इफेक्ट हो सकता है। अगला जो है वो इफेक्ट ऑफ लेयर थिकनेस, हमारे लेयर की थिकनेस अगर ज़्यादा रहेगी तो नीचे का मटेरियल जो है वो लूज कंडीशन में रहेगा और हमारा कॉम्पैक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ रोलर्स कितने तरह का होता है? अब देखिए, रोलर कई तरह के होते हैं। एक स्टैटिक रोलर होता है, एक वाइब्रेटरी रोलर होता है। अब के टाइम पे जो ज़्यादातर वाइब्रेटरी रोलर ही यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में, पहले के टाइम पे जो यूज होता था वो स्टैटिक रोलर होता था, इसका की कैपेसिटी 8 to 10 टन होती थी। अब जो आने लगा वो वाइब्रेटरी रोलर आने लगा है। अब थोड़ी सी मेथडोलॉजी ऑफ कॉम्पैक्शन की बात कर ले जाए तो कॉम्पैक्शन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 400% एमडीडी फॉर सबग्रेड, यानी सबग्रेड के लिए एमडीडी ओएमसी लेवल पर हमें 100% कॉम्पैक्शन चाहिए होता है। रोलिंग किस तरह की जाती है इसके बारे में बात की जाए तो एज टू सेंटर हमें रोलिंग करते हुए जाना है, यानी कि इनर टू आउटर एज। इनर टू आउटर एज फॉर सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के केस में हमें अंदर की एज से बाहर की तरफ रोलिंग करते हुए चलना। और ओवरलैप, जब भी हम रोलिंग करेंगे तो हमारा जो ड्रम है रोलर का, उसका 1/3 पोर्शन कॉम्पैक्टेड एरिया पर चलना चाहिए। और रोलर की स्पीड मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। उससे अगर हम ज़्यादा स्पीड करेंगे तो हमारा बेड प्रॉपर कॉम्पैक्टेड नहीं होता। और ये कुछ टेस्ट है, ये जो देख पा रहे हो आप, ये हमारी
टेस्ट लगाने की मेथड होती है कि हमें किस तरह से लगाना चाहिए टेस्ट हमारे अर्थवर्क पर। तो पहला टेस्ट हम जैसे यहाँ सेंटर में लगाएं तो अगला लेफ़्ट सेंटर राइट लेफ़्ट राइट सेंटर, इस तरह से अल्टरनेटली हमें टेस्ट लगाने चाहिए। ये आप देख रहे हो फोटोज़ के अंदर किस इस तरह का हमारा बेड बनाया जाता है सब ग्रेड टॉप का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस और लाता रहूँगा। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन का बटन जब दबाना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।